हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार। इस वीडियो में हम सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन, सिंधु कालीन आर्थिक व्यवस्था, सिंधु सभ्यता में धार्मिक जीवन, सिंधु कालीन सामाजिक जीवन और प्रौद्योगिकी, कला एवं शिल्प, हड़प्पा सभ्यता का पतन और ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता का उद्भव ताम्रपाषाण काल में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुआ था, जो वर्तमान में भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में अवस्थित है। इस काल की सभी संस्कृतियों में सिंधु सभ्यता सबसे विकसित, विस्तृत और उन्नत अवस्था में थी। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान से ही इस संस्कृति के संबंध में जानकारी मिली थी। सिंधु सभ्यता अनुकूलता के मध्य उत्पन्न हुई थी, जिसका ज्ञान उत्खनन एवं अनुसंधान द्वारा होता है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि इसके पुरातात्विक अवशेषों से परिवहन, व्यापार, तकनीकी, उत्पादन एवं नियोजित नगर व्यवस्था के तत्व प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार में सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में कश्मीर, मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पश्चिम में सूतकांगेडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ तक था। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, पाकिस्तान का सिंध, पंजाब तथा बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ भाग शामिल हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और घग्गर नदी का क्षेत्र सिंधु सभ्यता का मुख्य क्षेत्र था। इसके क्षेत्र विस्तार से पता चलता है कि यह सभ्यता बहुत बड़े भाग पर फैली हुई थी। मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में मिस्र की मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से यह अधिक विस्तृत थी, जो कि सिंधु सभ्यता की समकालीन थी। यह उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी। उत्खनन तथा अनुसंधान द्वारा अभी तक सिंधु संस्कृत के लगभग 2800 स्थल ज्ञात किए गए हैं, जिनमें सिंधु सभ्यता की तीनों अवस्थाएं मिलती हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता उत्तर में मांडा और दक्षिण में भगत राय, ताप्ती नदी, चिनाब नदी उत्तर में, और पश्चिम में सुतकांगेडोर, यसक नदी, यस्क नदी, आलमगीरपुर, हिडन नदी पूर्व में। ये कुछ स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, देख लीजिएगा। इनका कालानुक्रम विभाजन इस प्रकार है। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता 3500 ईस्वी पूर्व से 2350 ईस्वी पूर्व। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। तीसरा है उत्तर हड़प्पा सभ्यता 1750 ईस्वी पूर्व से आगे। सिंधु सभ्यता का स्वरूप। सिंधु सभ्यता एक विस्तृत भूभाग पर फैली थी, जिसमें सिंध, पंजाब तथा घग्गर नदी के क्षेत्र प्रमुख थे। अधिकांश सिंधु बस्तियां इसी क्षेत्र में थी। इन क्षेत्रों में समरूपता पाई जाती है। सभ्यता का स्वरूप पूर्णतः विकसित व नगरीय था। व्यवसाय, परिवहन के साधन, पशुपालन, तकनीकी तथा उत्पादन प्रणाली इस सभ्यता की उन्नतता के परिचायक हैं। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमाओं पर स्थित आलमगीरपुर और बड़गांव जैसी बस्तियों में जीवन निर्वाह की व्यवस्था अनुकूल थी, जबकि सोतकांगेडोर जैसी बस्तियों में पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण शुष्कता थी। गुजरात के लोथल और रंगपुर जैसे स्थलों में पठार और असमतल भूमि थी। सिंधु सभ्यता का परिपक्व स्वरूप इसके प्रमुख नगरों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, लोथल और बनावली इत्यादि से प्राप्त होता है। आरंभिक सिंधु सभ्यता के साक्ष्य। आरंभिक सभ्यता के सिंधु सभ्यता के साक्ष्य में स्थान और पुरातात्विक साक्ष्य। कोटदीजी, कांसे की चूड़ियां, बाणाग्र नगर के चारों ओर अति विशाल सुरक्षात्मक दीवार के अवशेष। रहमान डेयरी में आयताकार नगर एवं नियोजित ढंग से बने मकान, सड़कें, नालियों के अवशेष। मुहरे, मेहरगढ़, लाजवर्द मणि, राणा गुंडई,
कुबड़ वाले बैल, चित्र वाले बर्तन। सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसका विज्ञान इसके पुरातात्विक अवशेषों तथा अनुसंधान से होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों और इनकी संरचना तथा बसावट की में अद्भुत समानता थी। लगभग सभी नगर दो भागों में विभक्त थे। प्रथम भाग में ऊंचा दुर्ग निर्मित था जिसमें शासक वर्ग निवास करता था तथा दूसरे भाग में सामान्य जनता का निवास स्थान था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा की संदर्भ बस्तियों की नगर योजना में कुछ समानताएं हैं। यहाँ के नगर दो भागों में विभक्त थे। पश्चिम में किला तथा पूर्वी सिरे पर आम जनमानस निवास करते थे। मोहनजोदड़ो की ढकी नालियाँ सिंधु सभ्यता के नगरों में भवनों का निर्माण व्यवस्थित ढंग से हुआ था। कालीबंगा को छोड़कर लगभग सभी नगरों में पकी ईंटों का प्रयोग किया गया था। बड़े बड़े भवन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की विशेषता बताते हैं। सिंधु नगरों में सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया था। जल निकासी की व्यवस्था उत्तम थी। प्रत्येक घर निकलने वाले पानी को नालियों के माध्यम से बड़े नाले से जोड़ा गया था जो सड़क किनारे बहते थे। बड़े नाले या मोरियों को ईंटों या पत्थरों से ढका गया था। इन मोरियों में नरमुखे मेन होल भी बने थे जिनसे सफाई की जाती थी। सड़कों तथा मोरियों के साक्ष्य बनावली से प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता का अद्भुत निर्माण है। ईंटों से निर्मित इस विशाल इमारत की लंबाई चौड़ाई 11.88 मीटर गुणा 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। इसके दोनों सिरों से नीचे जाने के लिए सीढ़ियां हैं। स्नानागार के बगल में कपड़े बदलने के कक्ष हैं। इसका फर्श पक्की ईंटों से निर्मित है। स्नानागार में पानी बड़े कुएं से आता था तथा पानी निकलने के लिए नाली थी। स्नानागार के चारों तरफ मंडप और कक्ष बने थे जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों में स्नान के लिए किया जाता था। मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था। हड़प्पा से भी अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं जो संख्या में 6 है और ईंटों के मजबूत चबूतरों पर स्थित है। इन अन्नागारों में अधिशेष अन्न का भंडारण किया जाता था। मोहनजोदड़ो की ढकी नालियां, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। महत्वपूर्ण नगर। सिंधु सभ्यता के 2800 स्थलों में से इसके महत्वपूर्ण स्थल निम्न हैं। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में यहाँ से मृतकों का टीला होता है, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से बृहद स्नानागार, अन्नागार के अवशेष, पुरोहित की मूर्तियां इत्यादि मिले हैं। हड़प्पा यह पहला स्थान था जहाँ से सिंधु सभ्यता के संबंध में प्रथम जानकारी मिली। यह पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं और इसके क्षेत्र विस्तार के कारण यह संधव काल का प्रमुख नगर था। पिगट महोदय ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग व्यापार, तकनीकी उत्पादन और धर्म के कार्यों में संलग्न था। चंदोदड़ो यह चंदव नगर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में सिंध प्रांत में स्थित था। इसकी खोज 1934 ईस्वी में एन.जी. मजूमदार ने की तथा 1935 में मैके द्वारा यहाँ उत्खनन कराया गया। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना, बटखरे तथा कुछ उच्च कोट की मुहैया मिली है। यही एकमात्र ऐसा संदव स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं है। लोथल यह नगर गुजरात में खंभात की खाड़ी में भगवा नदी के किनारे स्थित है जो महत्वपूर्ण संदव स्थल तथा बंदरगाह नगर भी था। यहाँ से गोदी डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं। लोथल में नगर का दो भागों में विभाजन न होकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गित किया गया था। कालीबंगा
कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यह सैंधव नगर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ था तथा यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। जूते खेत, अग्नि वेदिका, शैलखड़ी तथा मिट्टी की मोहरें एवं मृदभांड यहाँ उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। सुदकांगेडोर सिंधु सभ्यता का यह सुदूर पश्चिमी स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का पश्चिम में अंतिम बिंदु है। यहाँ से एक किले का साक्ष्य मिला है जिसके चारों ओर रक्षा प्राचीर निर्मित थी। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित इस स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से अग्निवेदियाँ, लाजवाब मनके, हल्की आकृति, तिल सरसों का ढेर, अच्छे किस्म के जौ, नालियों की विशिष्टता, तांबे के वाड़ाग आदि मिले हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल नदियों के नाम उत्खनन का वर्ष उत्खननकर्ता वर्तमान स्थित हड़प्पा रावी नदी के किनारे उत्खनन का वर्ष है 1921। उत्खननकर्ता है दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। वर्तमान स्थित पश्चिमी पंजाब का साहिवाल जिला पाकिस्तान। दूसरा मोहनजोदड़ो। नदियों के नाम हैं सिंधु नदी के किनारे उत्खनन का वर्ष है 1922। उत्खनन करता है राखलदास बनर्जी और वर्तमान स्थित सिंध प्रांत का लरकाना जिला पाकिस्तान। चन्हू दड़ो सिंध नदी के किनारे 1934 में उत्खनन किया गया और उत्खनन करता है गोपाल मजूमदार। वर्तमान स्थित है सिंध प्रांत पाकिस्तान। और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे उत्खनन का वर्ष 1961। उत्खनन करता है बीबी लाल और बीके थापर। वर्तमान स्थित है राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला भारत में है। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे उत्खनन का वर्ष है 1955 में खोजा गया और उत्खनन करता है फजल अहमद। वर्तमान स्थित सिंध प्रांत का खैरपुर पाकिस्तान जिला पाकिस्तान। रंगपुर मादर नदी के किनारे 1953 से 54 में उत्खनन किया गया और उत्खनन करता है रंगनाथ राव। वर्तमान स्थित गुजरात का कठियावाड़ क्षेत्र भारत में। रोपड़ सतलज नदी के किनारे उत्खनन का वर्ष है 1953-56 और उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा और वर्तमान स्थित पंजाब का रोपड़ जिला भारत में है। लोथल भगवा नदी के किनारे 1955 और 1962 में खोजा गया उत्खनन किया गया। उत्खनन करता है रंगनाथ राव। वर्तमान स्थित है गुजरात का अहमदाबाद जिला भारत में है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे 1958 में खोजा गया और उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा और वर्तमान स्थित उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला भारत में है। बनावली रंगोई नदी के किनारे उत्खनन का वर्ष है 1974। उत्खनन करता है रविंद्रनाथ बिष्ट। वर्तमान स्थित हरियाणा का फतेहाबाद जिला भारत में। धौलावीरा 1990 और 91 में खोजा गया। उत्खनन करता है रविंद्रनाथ बिष्ट। वर्तमान स्थित है गुजरात का कच्छ जिला भारत में है। इन नगरों के अलावा सिंधु सभ्यता से संबंधित अन्य स्थल मांडा जम्मू कश्मीर, रंगपुर रोजदी, भगत राव सुरकोटदा गुजरात, रहमान डेरी मेहरगढ़, राणा गुंडई, पेरियानो गुंडई, डाबरकोट, जुदेर, जोदड़ो पाकिस्तान इत्यादि थे। तीसरा संध्याकालीन आर्थिक व्यवस्था। संध्याकालीन आर्थिक व्यवस्था में संध्या नगरों के उत्खनन का प्रमुख कारण उन्नत कृषि तथा व्यापार था। संध्या निवासियों का मुख्य कार्य कृषि और विदेशी व्यापार था जिसके कारण संध्या अर्थव्यवस्था उन्नत अवस्था में थी। संध्या नगरों में कृषि पदार्थों की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों से होती थी इसलिए अन्नागार नदियों के किनारे बनाए गए थे। कालीबंगा से प्राप्त जूते खेत के साक्ष्य धौलावीरा के जलाशय, रेशेदार जौ, गोसिपियूस अबोसियस जाति का संकर प्रजाति का कपास, लोथल रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य, बनावली से मिले
मिट्टी के हल के हिसाब से आदि के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सैंधवकालीन कृषि उस समय के अनुसार उन्नत अवस्था में थी तथा सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था का मूल आधार थी। कृषि उन्नतता के साथ ही पशुपालन का भी विकास हुआ था। कृषि उत्पादन एवं व्यापार तथा परिवहन में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कुबड़ वाले बैल की हड्डियां शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं। इसकी व्यावसायिक महत्ता ने ही इसे उस काल में पूज्य बना दिया। इसके अलावा भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, गधे आदि पशुओं के होने का अनुमान है। व्यापार और परिवहन के उद्देश्यों से ही नगरों की स्थापना नदियों के किनारे की गई थी, जिससे व्यापारिक उत्पादन सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सके। लोथल से प्राप्त गोदी के साक्ष्य से स्पष्ट है कि सैंधववासी विदेशी व्यापार करते थे। उत्खनन से प्राप्त मुद्रांकों और मोहरों में विशाल नावों की आकृतियां तथा बैलगाड़ी के खिलौने से स्पष्ट है कि इस काल में परिवहन उन्नत अवस्था में था। चौड़ी सड़कों का निर्माण परिवहन के उद्देश्य से किया गया था। आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों उन्नत स्थिति में थे। मध्य एशिया, फारस की खाड़ी, ईरान, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया, मिस्र आदि के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे, जिनके साक्ष्य के रूप में लोथल से प्राप्त मोहरें हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मेसोपोटामिया की मोहरें एवं हड़प्पाई मोहरों के साक्ष्य का मेसोपोटामिया के नगरों से मिलना तत्कालिक द्विपक्षीय व्यापार की पुष्टि करते हैं। व्यापार के लिए मुद्रा के स्थान पर वस्तु विनिमय के प्रचलन का अनुमान है, क्योंकि किसी भी सैंधव स्थल से सिक्कों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। व्यापार जल एवं स्थल दोनों द्वारा होता था। सैंधव व्यापारी मिस्र व सुमेर पहुंचने के लिए दुलमुन बहरीन का प्रयोग उत्पादन संग्रह करने के लिए करते थे। बहरीन फारस की खाड़ी से प्राप्त हड़प्पाई मोहरों तथा मोहरे तथा लोथल से प्राप्त फारस व मेसोपोटामिया की मोहरें वस्तुतः व्यापार में वस्तु विनिमय का साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं। सैंधव स्थल मार्गी व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। सैंधव व्यापारी फारस से चांदी, सीसा, फिरोजा आदि वस्तुएं आयात करते थे तथा बेबीलोनिया को तांबे की बनी वस्तुएं निर्यात करते थे। कालीबंगा से मिली मोहरें सैंधव निवासियों द्वारा आयातित वस्तु और स्थान: सोना अफगानिस्तान, ईरान, दक्षिणी भारत। तांबा खेतड़ी राजस्थान, बलूचिस्तान। टिन ईरान, अफगानिस्तान। कीमती पत्थर बलूचिस्तान, राजस्थान से। चांदी ईरान, मेसोपोटामिया से। फिरोजा ईरान से। और लाजवाब मणि बदाख्शा तेलखड़ी ईरान से। सैंधव सभ्यता में धार्मिक जीवन: सैंधव स्थलों से किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थलों की प्राप्ति न होने के कारण सैंधव वासियों के धर्म के विषय में वहां से प्राप्त मोहरों, मूर्तियों तथा प्राकृतिक तत्वों के आधार पर ही अनुमान लगाया जा सकता है। सैंधव स्थलों से बड़ी संख्या में प्राप्त स्त्री मृण मूर्तियों तथा मोहरों के ऊपर नारी आकृतियों के अंकन के कारण सैंधव समाज को मातृ देवी का उपासक कहा जाता है। हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दर्शाया गया है, उसे मातृ देवी या उर्वरा की देवी कहा गया है। सभ्यता सैंधवकालीन प्रकृति पूजक थे। मातृ देवी मोहरों पर अंकित कुबड़ वाले बैल तथा पीपल की पत्तियों के अंकन के आधार पर पशु पूजा और वृक्ष पूजा के अनुमान भी लगाए जा सकते हैं। मातृ देवी के अलावा मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर जिस पर एक योगी योग की पद्मासन मुद्रा में बैठा है और जिसके दाईं ओर चीता और हाथी तथा बाईं ओर गैड़ा और भैंसा अंकित है और उसके पैर के पास दो हिरण बैठे हैं, को पशुपति या रुद्र देवता कहा गया तथा कालांतर में शिव के नाम से जाना जाने लगा। पेरियानो गुंडई और राणा गुंडई से प्राप्त सूच्याकार और वार्तुलाकार लिंग के साक्ष्य का भी तादात्म्य पशुपति से ही है। माना जाता है कि लिंग तथा मूर्तियां दोनों की पूजा होती थी। मातृ देवी और रुद्र देवता के अलावा सैंधववासी वृक्ष, पशु, सर्प, पक्षी इत्यादि को भी पूज्य मानते थे। विशाल स्नानागार का
प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान तथा सूर्य पूजा में होता रहा होगा। कालीबंगा से प्राप्त अग्नि कुंड के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि अग्नि स्वास्तिक आदि की पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो से मिली मातृ देवी की मूर्ति। पुरोहित की मूर्ति के अनुमान लगाया जा सकता है कि पूजा के लिए पुरोहित माध्यम होता था। पूजा में दीपक तथा सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग किया जाता था। ताबीजों की प्राप्ति के आधार पर जादू टोने में विश्वास तथा कुछ मोहरों पर बलि प्रथा के दृश्य अंकन के आधार पर बलि प्रथा का भी अनुमान लगाया जाता है। सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए मृत्यु के बाद भी दाह संस्कार के 3 तरीके प्रचलित थे। पहला है पूर्व शवाधान, पूरे शरीर को जमीन के अंदर दफना देना, यही सर्वाधिक प्रचलित तरीका था। दूसरा है आंशिक शवाधान, शरीर के कुछ भाग को नष्ट होने के बाद दफनाना। तीसरा है कलश शवाधान, सबको जलाकर राख को कलश में रखकर दफनाना। सामान्यतः एकल शवाधान की पद्धति थी, परंतु लोथल से युगल शवाधान के भी साक्ष्य भी मिले हैं। पशुपत की मुहर। सैंधवकालीन सामाजिक जीवन। सैंधव स्थलों से प्राप्त अवशेषों के आधार पर उस काल के सामाजिक जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है। उत्खनन से मिली बड़ी संख्या में नारी मृण मूर्तियां संकेत देती हैं कि संभवतः सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक तथा सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। समाज के हर वर्ग के लोग सौहार्दपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। उनकी वेशभूषा का अनुमान उस काल की प्राप्त मूर्तियों के आधार पर लगाया जा सकता है। हड़प्पावासी फैशन के प्रति जागरूक थे। आभूषण पुरुष ही पहनते थे, महिला पुरुष दोनों बाल बड़े रखते थे तथा बाल बनाने के असंख्य तरीके थे। महिलाएं सिंदूर तथा लिपस्टिक का प्रयोग करती थीं। सैंधववासी शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का सेवन करते थे। गेहूं, जौ, चावल, तिल, सरसों, दालें आदि प्रमुख खाद्य फसल थी। सैंधववासी भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी तथा मछलियों का भी सेवन करते थे। साग सब्जियां, दूध तथा अनेक फल जैसे खरबूजा, तरबूज, नारियल, नींबू इत्यादि से ये लोग संभवतः परिचित थे। खुदाई से मृत भांडों के अलावा घड़े, तस्तरियां, थालियां, कटोरे, गिलास, चम्मच आदि बर्तन मिले हैं। सैंधववासी मनोरंजन तथा नृत्य से परिचित थे। हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी तथा पत्थर से बने सांचे, शंख संगमरमर, स्लेट तथा सेलखड़ी से बनी गोटियां आजकल के शतरंज के सदृश हैं। कच्छ की खाड़ी में स्थित एक गांव कुरान से 2 विस्तृत स्टेडियम मिले हैं, जिनका उपयोग संभवतः खेलकूद तथा कार्यक्रमों के लिए किया जाता होगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति के आधार पर कहा जा सकता है कि सैंधववासी नृत्य संगीत का प्रयोग मनोरंजन के लिए करते होंगे। इसके अलावा यहाँ के निवासी शिकार करते थे तथा मछलियां पकड़ते थे। मिट्टी की बनी अनेक खिलौना गाड़ियां संभवतः बच्चों के खिलौने के रूप में प्रयोग होती होगी। खुदाई से अनेक तरह के हथियार, औजार तथा अस्त्र शस्त्र मिले हैं। इन हथियारों में बर्छा, कुल्हाड़ी, आरा, बरसूली इत्यादि हैं। युद्ध संबंधी हथियारों के मिलने से यह कहा जा सकता है कि हड़प्पावासी युद्ध ज्ञान से भी पारंगत थे तथा अपनी रक्षा करने में सक्षम थे। सैंधव स्थलों से प्राप्त वस्तुएं एवं अवशेष। वस्तुएं स्थान, बृहद स्नानागार, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, राज मुद्रांक, 3 मुख वाले पुरुष की ध्यान मुद्रा वाली मुहर मोहनजोदड़ो से, ताबूतों की समाधान का साक्ष्य, कब्रिस्तान 837, शंख का बना बैल, पीतल की इक्का गाड़ी, मजदूरों के आवास, कागज का साक्ष्य हड़प्पा से, आयताकार 7 अग्निदेव वेदिकाएं, जूते केस के साक्ष्य, चूड़ियां, सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप, मनके इत्यादि कालीबंगा से, गोदीबाड़ा, खिलौना नाव, मिट्टी के बर्तन पर चालाक लोमड़ी का चित्रण, धान की भूसी, मानक उद्योग के साक्ष्य लोथल से, वक्राकार ईंटें, कंघा, रंजन सालाका, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी, ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के निशान, अलंकृत हाथी इत्यादि। चन्हू दड़ों से खिलौने वाले हल,
जौ, तांबे के वाणाग्र बनावली से। प्रौद्योगिकी, कला एवं शिल्प। संदर्भ निवासी व्यापार, वाणिज्य तथा कृषि के अलावा प्रौद्योगिकी, शिल्प और कला में भी उन्नत जानकार थे। खुदाई से मिले उद्योगों के साक्ष्य पर तथा शिल्प एवं कला के अवशेष उनकी रुचि तथा जानकारी को प्रदर्शित करते हैं। संध्याकालीन धातु उद्योग उन्नत अवस्था में था। वे लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन तांबा तथा टीन मिलाकर कांसा बनाना जानते थे, जिनका प्रमाण है द्रविमोम विधि से निर्मित कांसे की नर्तकी की मूर्ति, जो उनके धातु एवं रसायन विज्ञान के ज्ञान को स्पष्ट करती है। सोना, चांदी, तांबा तथा कांसे का उन्हें ज्ञान था, और इन धातुओं का प्रयोग वे आभूषण बनाने में करते थे तथा कांसे तांबे कांसे से उपकरण भी बनाना जानते थे। धातुओं को गलाने, पीटने तथा उन धातुओं पर पानी चढ़ाने की तकनीक से संदर्भवासी अच्छी तरह परिचित थे। शंख, सीसा, हाथी दांत तथा घोंघा से भी उपकरणों का निर्माण होता था। उत्खनन से प्राप्त कताई, बुनाई तथा यथा तकली, सुई आदि उपकरणों से पता चलता है कि वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग था। ऊनी तथा सूती वस्त्र दोनों के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से जो पुरोहित की मूर्ति मिली है, उनके वस्त्र अलंकृत हैं, जिससे ज्ञात होता है कि संदर्भ बुनकर वस्त्रों पर कढ़ाई करने का भी ज्ञान रखते थे। वस्त्रों की रंगाई का काम भी होता था। इसके अलावा चाक पर मिट्टी के बने बर्तन, खिलौने, मुद्राओं आदि का निर्माण होता था। मोहनजोदड़ो से मिले ईंट के भट्टे के साक्ष्य तथा संदर्भ नगरों में पकी ईंटों का बड़े पैमाने पर प्रयोग से ज्ञात होता है कि ईंट उद्योग विकसित था। शिल्प एवं कला में भी संदर्भवासी अच्छी जानकारी रखते थे, जिनकी सबसे प्रसिद्ध कलाकृति है कांसे की नर्तकी की मूर्ति तथा पुरोहित की मूर्ति। संदर्भवासी सेलकड़ी, लाल पत्थर, फिरोजा, गोमेद व अर्धकीमती पत्थर का प्रयोग मनका बनाने में करते थे। मनकी बनाने के कारखाने के साक्ष्य लोथल से तथा हाथी दांत पर शिल्प कर्म के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह संदर्भवासियों की देन है। लगभग सभी संदर्भ स्थलों से मिट्टी की मृण मूर्तियां मिली हैं, जैसे कुत्ता, बंदर, वृषभ आदि। मानवीय मृण मूर्तियों में सबसे अधिक स्त्री मूर्तियां मिली हैं। सिंधु लिपि अभी तक अपठनीय है, जिसमें 64 मूल चिन्ह एवं 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो शेलखड़ी की आयताकार मोहरों तथा तांबे आदि पर मिली हैं। यह लिपि चित्रात्मक भाव लिए हुए है। संदर्भ लेख मोहरों पर ही मिलते हैं तथा ये मोहरें बेलनाकार, वृत्ताकार एवं आयताकार होती थी, जो मुख्यतः शेलखड़ी द्वारा निर्मित थी। विभिन्न स्थलों से कुछ 2000 मुहरें मिली हैं, जिन पर मानव व अर्धमानव के चित्र हैं। सर्वाधिक चित्र एक सींग वाले बैल के हैं। संदर्भकालीन आभूषण, चित्रात्मक लिपि एवं नर्तकी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, लोथल से प्राप्त मिट्टी का बर्तन, कुवड़ वाले बैल का चित्र मोहर कुवड़ वाले बैल का चित्र मोहर पर। हड़प्पा सभ्यता का पतन, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। इस सभ्यता के प्राचीन अवशेषों के अध्ययन से यह पता चलता है कि अपने अंतिम चरण में यह सभ्यता पतनोन्मुखी रही। अंततः द्वितीय सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य इस सभ्यता का पूर्णतः विनाश हो गया। इस सभ्यता के विनाश के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा संदर्भ सभ्यता के पतन संबंधी मत। आर्यों का आक्रमण, गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने। पारिस्थितिकी असंतुलन, फेयर सर्विस ने। नदी मार्ग में परिवर्तन, एम एस वत्स ने। बाढ़, मैके एस आर राव ने। घग्गर का सूख जाना, डीपी अग्रवाल ने। भूकंप एवं जल प्लावन, राइक्स एवं डेक्स ने। वर्षा में कमी, आइंस्टाइन आइंस्टाइन ने। हड़प्पा सभ्यता की उत्तरजीविता और निरंतरता। नगरीय सभ्यता के उत्खनन होने के कारणों में कमजोर होने से सभ्यता का पतन निश्चित रूप से हो जाता है, परंतु उस सभ्यता की सामाजिक व सांस्कृतिक उच्चताओं का अवसान नहीं होता, बल्कि ये
नागरिकों के पलायन के साथ और विस्तृत होती जाती है। आज भी धर्म संबंधी अनेक विशेषताएं यथा जल पूजा, वृक्ष पूजा, शिव तथा शक्ति की पूजा, सूर्य पूजा आदि हमारे दैनिक जीवन में सम्मिलित हैं, जो सैन्य सभ्यता की ही देन है। अतः सभ्यता की समाप्ति के बाद भी उनकी सांस्कृतिक उच्चताएं निरंतर आने वाली सभ्यताओं में परिलक्षित होती हैं। व्यापार, परिवहन, नियोजित नगरीय व्यवस्था तथा शिल्प एवं तकनीक की अनेक विधियां जो हड़प्पा वासियों की देन थी, आज भी प्रचलित है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, हाँ, दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियों का उदय हुआ। ये संस्कृतियां ना तो शहरी और ना ही हड़प्पा संस्कृति की भांति थी, बल्कि पत्थर एवं तांबे के औजारों का इस्तेमाल इनकी अपनी विशिष्टता थी। अतः ये संस्कृतियां ताम्रपाषाण संस्कृति के नाम से जानी जाती है। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा का कांस्ययुगीन संस्कृति से पहले की है, लेकिन कालक्रमानुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और अधिकांश ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां बाद में। आहार संस्कृति 2100 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व और गैरिक मेदभांड संस्कृति 2000 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व। कायथा संस्कृति 2000 से 1800 ईस्वी पूर्व। सावलादा संस्कृत 2000 से 1800 ईस्वी पूर्व। मालवा संस्कृत 1700 से 1200 ईस्वी पूर्व। चिरांद संस्कृत 1500 से 750 ईस्वी पूर्व। जारवी संस्कृत 1400 से 700 ईस्वी पूर्व। ताम्रपाषाण युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे। वे मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे और देश के ऐसे विशाल भागों में फैले थे जहां पहाड़ी जमीनें और नदियां थी। इसके विपरीत हड़प्पाई लोग कांसे का प्रयोग करते थे और सिंधु घाटी के बाढ़ वाले मैदानों में उपज की बदौलत नगर निवासी हो गए थे। ताम्रपाषाण संस्कृतियां अपनी भौगोलिक स्थितियों के आधार पर पहचानी जाती है। इन्हें निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत करते हैं। पहला है दक्षिण पूर्वी राजस्थान। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में दो पुरा स्थलों की खुदाई हुई है, एक आहार उदयपुर में और दूसरा गीलुंद में। ये पुरा स्थल बनास घाटी के सूखे अंचलों में है। निर्माण कार्य का साक्ष्य आहार से मिलता है। साधारण घर गारे और पत्थर के बने थे। नींव में पत्थर का प्रयोग होता था। कोई पूरी गृह योजना उपलब्ध नहीं है, परंतु आहार में एक मकान 33 फुट 10 इंच लंबा था और एक कच्ची दीवार से उसके दो हिस्से बना दिए गए थे। गिलुंद में भंडारगत एवं पक्की ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य भी मिले हैं। मुख्य मेदभांड काले और लाल रंगों के में मिले हैं, परंतु अन्य प्रकार के मेदभांड भी मिले हैं। तांबे का प्रयोग व्यापक रूप से प्रचलित था। तांबे की वस्तुओं में अंगूठियां, चूड़ियां, चूरमे की सलाइयां, चाकू के फॉल और कुल्हाड़ियां मिली हैं। पशुओं की मूर्तियां, मनके, मुहरे इत्यादि भी मिलती हैं। हल्के रत्नों के मनके भी प्राप्त हुए हैं। आहार में चावल की खेती की जाती थी। संभवतः बाजरा भी मौजूद था। पशु अस्थियों में मछली, कछुए, मुर्गे, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, हिरन और सुअर की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के आधार पर इस संस्कृत का आरंभ ईसा पूर्व 2000 के आसपास मान सकते हैं। दूसरा मालवा संस्कृत। ताम्रपाषाण काल का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र मालवा है। यहाँ अनेक स्थलों जैसे कायथा, एरन, नागदा और नगदा टोली इत्यादि का उत्खनन हुआ है, जहाँ से ताम्रपाषाण जीवन यापन के चिन्ह मिले हैं। इस संस्कृति में जो महत्वपूर्ण स्थल है कायथा और नगदा टोली। कायथा के पहले कालखंड को कायथा संस्कृत कहा गया है। इस संस्कृति में चाक निर्मित मेदभांड के 3 मुख्य नमूने, तांबे की अनेक कुल्हाड़ियां और चूड़ियां, सूक्ष्म पाषाण उद्योग, बिल्लौर, गोमेद और सेलकड़ी के मनके प्राप्त हुए हैं। इस कालखंड की तिथि ईसा पूर्व 2200 से 2000 के बीच निर्धारित की गई है। कायथा के तीसरे कालखंड का संबंध मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति से स्थापित किया जाता है और इसका सबसे उपयुक्त साक्ष्य नगदा टोली स्थल से पाया गया है। मिट्टी, बांस और फूस के बने हुए घर दो प्रकार के हैं।
चाकोर और वृत्ताकार छोटे वृत्ताकार घर संभवतः अन्न रखने की खतियां थी। घर पास पास बने होते थे और दो घरों के बीच में रास्ता रखा जाता था। मूल मेजबान लाल काले रंग के हैं। ये साधारण प्याले से लेकर अलंकृत भी मिले हैं जिन पर ज्यामितीय चित्रण होते थे। अन्य प्रकार के मितभांड भी प्रचलित थे जो आंशिक रूप से अंतः सांस्कृतिक संपर्क का संकेत देते हैं। यहाँ पर तांबे का प्रयोग सीमित था। तांबे की वस्तुओं में चपटी, कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ इत्यादि शामिल थी। मनके, पकी मिट्टी और गोमेद, अकीक इत्यादि विभिन्न हल्के रत्नों के बने होते थे। नवदा टोली में अनेक फसलें भी मिली हैं। गेहूं, अलसी, मसूर, चावल। तीसरा, महाराष्ट्र। ताम्रपाषाणी संस्कृति के सर्वाधिक स्थल पश्चिमी महाराष्ट्र में मिले हैं। ये पूरा स्थल है अहमदनगर जिले में जोरबे, नेवासा और दैमाबाद। पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव और इनामगांव तथा नासिक। ये सभी पूरा स्थल जोरबे संस्कृति से संबंधित है। यह अहमदनगर के गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के बाएं तट पर अवस्थित है। प्रारूपिक पुरास्थल टाइप साइट है। जोरबी संस्कृत ने मालवा संस्कृत से बहुत कुछ ग्रहण किया है, किंतु इसमें दक्षिणी नवपाषाण संस्कृत के तत्व भी हैं। जोरबी संस्कृत ईसा पूर्व 1400 से 700 ईस्वी के आसपास जोरबी संस्कृत विदर्भ के कुछ भाग को तथा कोंकण के तट प्रदेश को छोड़ संपूर्ण महाराष्ट्र में फैली हुई थी। वस्तुतः जोरबी संस्कृत ग्रामीण थी, फिर भी इसकी कई बस्तियां जैसे दैमाबाद, इनामगांव नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गई थी। इनाम गांव में घर वर्गाकार, आयताकार या वृत्ताकार होते थे। प्रमुख अनाज जौ, गेहूं, मसूर, कुल्थी, मटर और कहीं कहीं चावल तथा नेवसा से पटसन का साक्ष्य मिला है। पालतू पशुओं में गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर और घोड़ा शामिल है। हल्के रत्नों में के ढेर सारे मनके मिले हैं। मृण मूर्तियों में मातृ देवी के अनेक रूप मिलते हैं। मातृ देवी की एक आकृति सांड की आकृति के साथ जुड़ी हुई मिली है। यहाँ के लोग अपने मृतकों को अस्थि कलश में रखकर घरों के भीतर गाड़ते थे तथा उनके साथ दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुएं भी रखते थे। ये कलश घरों की फर्श के नीचे रखे मिले हैं। दक्षिण भारत में ग्रामीण जीवन के तत्व नवपाषाण संस्कृति से प्राप्त हुई तथा परवर्ती चरणों में कुछ ताम्रपाषाण तत्वों का संकेत मिलता है। इसके अंतर्गत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के क्षेत्र आते हैं। यहाँ के अनेक स्थलों का उत्खनन हुआ है, जैसे ब्रह्मगिरी, मास्की, पिकलीहल, उतनूर, संगनाकल्लू, पयमपल्ली, नागार्जुन कोंड इत्यादि। इस सांस्कृतिक चरण से अनेक रेडियो कार्बन तिथियां प्राप्त की गई हैं। ये ईसा पूर्व 2300 और 900 के मध्य पड़ती है। इस संस्कृति से हस्त निर्मित एवं चाक निर्मित चित्रित मृदभांडों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से उत्खनित मकान गोल या चौकोर हैं। गोल घरों की छतें संभवतः सक्वाकार थी, जो घास या फूस से बनी थी। मृदभांड और पॉलिशदार पत्थर उद्योग में विविधता मिलती है। तांबे का प्रयोग इस संस्कृति में कम हुआ। फसलों में बाजरा और चना मिला है। मवेशियों में भेड़ और बकरियों के विस्तृत अवशेष तथा अन्य पशुओं की अस्थियां मिली हैं, जो अर्थव्यवस्था में पालतू पशुओं के महत्व को दर्शाता है। पचमा है पूर्वी भाग। इन क्षेत्रों में आद्य ऐतिहासिक ताम्र उपकरण तो मिले हैं, परंतु किसी निश्चित ताम्रपाषाण कालीन स्थल का न तो विवरण मिला है और न उत्खनन ही हुआ है। हालांकि पश्चिमी बंगाल में ताम्रपाषाण युगीन जीवन यापन के साक्ष्य इस राज्य के पश्चिमी जिलों जैसे कि बीरभूम, वर्धनवान, मिदनापुर आदि से मिले हैं। कुछ स्थलों का उत्खनन हुआ है, जैसे महिषादल, पांडुराजा, डीवी इत्यादि। संपूर्ण साक्ष्य से चावल पर आधारित एक विस्तृत ताम्रपाषाण कालीन
ग्राम संस्कृत का एक ज्ञान होता है जो लगभग ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी के मध्य जितनी पुरानी है। बिहार में नवपाषाणकालीन स्थल के साथ चिरांद और सोनपुर जैसे स्थलों से प्राप्त हुए। चिरांद ताम्रपाषाण कालीन दूसरा स्थल है जहाँ से काले लाल मेदभांड मिले हैं। घटमाएं ऊपरी गंगा घाटी और गंगा यमुना दोयाब। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, आलमगीरपुर में मिलता है, परंतु इसकी कोई परवर्ती संस्कृति इसका स्पष्ट साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। गंगा यमुना दोयाब की संस्कृत परंपरा संभवतः उस संस्कृत के साथ शुरू होती है जिसे गेरुवर्णी मिदभांड संस्कृत कहा गया है। इसका साक्ष्य विशेषतः हस्तिनापुर व अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। दोआब की सांस्कृतिक परंपरा के अगले चरण में काले लाल मिदभांड देखने को मिलते हैं। अतरंजी खेड़ा का महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ दोआब के पुरातात्विक अनुक्रम में इस मिदभांड प्रारूप की सामान्य स्थिति स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। चित्रित धूसर मिदभांड संस्कृति की विशेषता यह है कि इसमें लोहे का संकेत मिलता है, अतः यह लौहयुगीन संस्कृति की श्रेणी में आती है। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण के लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए। ताम्रपाषाण संस्कृति ग्रामीण पृष्ठभूमि पर खड़ी थी। इसके जीवन के संपूर्ण काल में तांबा सीमित मात्रा में उपलब्ध रहा, क्योंकि तांबे से बने औजार कमजोर एवं लचीले होते थे। लोग तांबे में टिन को मिश्रित करके कांसा बनाना नहीं जानते थे, जो तांबे से अधिक मजबूत और उपयोगी होता है। कांसे के औजारों के इस्तेमाल से क्रीट, मिस्र, मेसोपोटामिया तथा सिंधु घाटी की प्राचीनता सभ्यताओं के विकास में बड़ी सुविधा मिली थी। ताम्रपाषाणकालीन लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और न ही वे नगरों में रहते थे, जबकि कांस्य युग के लोग नगरवासी हो गए थे। सभ्यता के ये सभी तत्व हमें भारतीय उपमहादेश के सिंधु क्षेत्र में सभ्यता के ये सभी तत्व हमें भारतीय उपमहादेश के सिंधु क्षेत्र के अधिकतर भाग में विद्यमान दिखाई पड़ते हैं। अधिकांश ताम्रपाषाण संस्कृतियां सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की है। फिर भी ये संस्कृतियां सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के उन्नत तकनीकी ज्ञान से कोई ठोस फायदा नहीं ले पाई।